हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अब वाष्प दाब क्या होता है? देखो, हमारे पास कोई एक पात्र है या कोई एक बीकर है। ये हमारे पास कोई एक पात्र है या बीकर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है, या आप मान लो कि आपके पास एक बोतल है। ठीक है बच्चों, आपके पास एक बोतल है। जब आप उस बोतल को खोलते हैं तो बोतल को खोलने के पश्चात आप क्या देखते हैं कि एक आवाज़ आती है। आपने ये आवाज़ देखी है। अब इस आवाज़ से आप क्या करेंगे? आपने जब बोतल के अंदर पानी भरा है, कोई भी लिक्विड डाला, तो आपने देखा कि आपने तो उसके अंदर कोई ऐसे वॉल्यूम नहीं भरी, कोई आवाज़ नहीं आपने उसके अंदर ऐसी भरी। तो ये आवाज़ कैसे आती है, कहाँ से आती है? तो आपने क्या देखा है कि जो द्रव होता है, द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित होना होता है। कि जैसे हमारे पास एक बोतल है, ये बोतल है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है। तो लिक्विड क्या है कि जो द्रव है ये वाष्प में परिवर्तित होने की कोशिश करता है, वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो जब ये वाष्प में परिवर्तित होगा तो हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो जो बोतल के अंदर हवा है तो ये वाष्प हवा में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फिर क्या होता है, जो द्रव के अणु है ये ऊपर की ओर एक दाब लगाते हैं। द्रव के अणु ऊपर की ओर एक दाब लगाते हैं। जो ये दाब लग रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। जो दाब लग रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। यानी मैंने आपको क्या बताया है बच्चों कि हमारे पास एक बोतल है। अब बोतल में जैसे ही हम कोई भी लिक्विड डालते हैं और उस बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन खोलने से एक आवाज़ आती है, फिश। तो जैसे ही यह फिश की आवाज़ आती है तो आपने देखा कि वो आवाज़ आई है, मतलब जैसे ढक्कन खुला एक प्रेशर बाहर निकला है। तो इस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। जैसे बोतल है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है, इस बोतल के अंदर कोई लिक्विड भरा है। तो इसमें क्या होगा, जो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो जो द्रव के अणु है ये वाष्प में परिवर्तित होने की कोशिश करेंगे। तो वाष्प में परिवर्तित होंगे तो यहाँ पे इसकी सतह पे एक दाब लगाएंगे। द्रव के अणु इस बोतल की सतह पर एक दाब लगाएंगे, जिस दाब को हम बोलते हैं वाष्प दाब। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन आप नोट करो। किसी द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित, किसी द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने की घटना को वाष्प दाब कहते हैं। किसी द्रव के अणुओं द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने की घटना को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे वाष्प दाब के कारक। वाष्प दाब के कारक नंबर 1 होगा ताप। वाष्प दाब के कारक नंबर 1 होगा ताप। ताप का क्या इफेक्ट होता है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव को गर्म करने पे क्या होगा, उसमें से वाष्प बनने की संभावनाएं अधिक होगी। जैसे हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी को जैसे हम गर्म करेंगे तो उसमें से वाष्प बनेगी। तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। जो फर्स्ट कंडीशन होगी, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है। नंबर 2 होगी सांद्रता। अब सांद्रता क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई द्रव है, अगर उसके अंदर हम कोई अवाष्पशील विलेय डाल दें, द्रव के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्या होगा, जैसे ये हमारे पास एक बर्तन है या एक बोतल है, इसके अंदर हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, जैसे नमक है, नमक एक अवाष्पशील है। तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर हमने कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया तो क्या करेगा, इसकी सतह पर अपनी एक परत बना लेगा। इसकी सतह पर एक परत बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाष्प तो बनने की नहीं। तो क्या होगा, इसके अंदर एक सतह बना लेगा या इसकी जगह पे चिपक जाएगा। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा। हीट करने से वाष्प दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि नमक है, नमक वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा है, नमक की वाष्प नहीं बनेगी। तो इसकी जगह पे कुछ स्थान घेर लेगा। तो जैसे स्थान घेरेगा तो वाष्प हमारी कम बनेगी। जैसे इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे वाष्प कम होगी। यहाँ पे देखो कि जैसे ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है तो इसके अंदर हमने कोई अवाष्पशील विलेय डाल दिया या नॉन वोलेटाइल कोई भी
विलय डाल दिया, तो विलय डालने से वो क्या होगा, इसकी सतह पे इसकी सतह पे ऐसे जम जाएगा, इनकी सतह पे जम जाएगा, स्थान घेर लेगा। तो जैसे इनकी सतह पे वो स्थान घेरेगा और हम इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने से हम क्या देखेंगे कि जो वाष्प थी वो शुद्ध अवस्था की अपेक्षा कम बन रही है। जब ये हमारा शुद्ध अवस्था में था, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं मिली हुई थी। जब हमारा जो विलायक था, ओनली विलायक था, उसके अंदर कोई भी चीज़ हमने नहीं डाली, तब क्या हो रहा था, वाष्प अधिक बन रही थी, तो वाष्प दाब अधिक हो रहा था। और जैसे इसके अंदर हमने कोई नॉन वोलेटाइल डाल दिया या कोई अवाष्पशील विलय डाल दिया, तो अवाष्पशील विलय डालने से क्या हुआ कि वाष्प दाब में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल ने इसकी सतह पर आके जम गए और वे वाष्प में परिवर्तित नहीं हुए। तो जैसे इसको हीट करेंगे तो इसको वाष्प बनने के लिए कम स्थान मिलेगा, तो कम स्थान मिलने की वजह से या वो इसके अणुओं की सतह पर चिपक जाएंगे, तो क्या होगा कि वाष्प दाब कम होगा। तो सांता में क्या लिखेंगे, अवाष्पशील विलय की सांद्रता बढ़ाने पर, अवाष्पशील विलय की सांद्रता बढ़ाने पर वाष्प दाब कम होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे नंबर 2 में, अवाष्पशील विलय की सांद्रता बढ़ाने पर, अवाष्पशील विलय की सांद्रता बढ़ाने पर वाष्प दाब कम होता है। ठीक है। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। जो हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वे है नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3 हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। और जो नंबर 4 है, नंबर 4 है प्रासरण दाब। नंबर 1 क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3 हिमांक में अवनमन। और नंबर 4 प्रासरण दाब। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। राउल्ट का वाष्प दाब का नियम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। तो बच्चों क्या हुआ था, राउल्ट का वाष्प दाब क्यों पढ़ते हैं हम, इसने क्या कहा था कि जब कोई विलयन है, उस विलयन में उसका जो विलायक होगा, विलयन के अंदर जो विलायक होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, उस टाइम पे उसका वाष्प दाब क्या होगा। कि मानो हमारे पास एक बीकर है, ये इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इस सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब क्या होगा,
कि एक टाइम पे जो सॉल्यूशन है इसका जो अपना वाष्प दाब होगा वो P होगा। वाष्प दाब को हम P से प्रेजेंट करते हैं या P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो अपना वाष्प दाब है वो कितना, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो होगा P। तो क्या होगा, इसके अंदर जो विलायक है उस विलायक का भी तो अपना कोई वाष्प दाब होगा, उस विलायक का भी कोई वाष्प दाब होगा जो होगा P है, उस विलायक का कोई वाष्प दाब होगा P है। अगर ये शुद्ध अवस्था में है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं मिली हुई, मतलब ये वाटर है और ये वाटर शुद्ध अवस्था में है, तो जो वाटर का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा वो होगा P0A। कब, जब इसके अंदर कोई भी विलयन या कोई भी विलायक नहीं डाला हुआ है, इसका जो वाष्प दाब होगा क्या होगा P0। अगर इसके अंदर कोई विलय डाल दिया, इसके अंदर कोई विलय डाल दिया, आपने नमक डाल दिया या कोई ऐसा डाल दिया जिसकी भी वाष्प बनती है, जैसे एल्कोहल होगा आपका C2H5OH एथिल एल्कोहल हुआ, ये डाल दिया, तो इसका क्या होगा, ये इसके अंदर आया, इसका अपना एक वाष्प दाब होगा वो क्या होगा Pb, इसका भी अपना एक वाष्प दाब होगा Pb होगा। इस विलायक का वाष्प दाब कितना होगा Pb होगा। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जब कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर कोई अवाष्पशील विलय है, जैसे नमक होगा, नमक की क्या होगी वाष्प नहीं बनने की, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पे क्या होगा वाष्प दाब कम होगा। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में उसका जो विलायक का वाष्प दाब होगा, उस कंडीशन में विलायक का वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, ठीक है। मतलब कोई विलयन है, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, कुल विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा P। तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा P। लेकिन जब हम विलायक का वाष्प दाब देखते हैं कि जो विलायक है, विलायक का वाष्प दाब कितना होगा, तो जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो उसके विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, विलायक का वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती, उसके विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। स्थिर ताप पर विलायक का मोल प्रभाज विलयन के मोल, स्थिर ताप पर विलायक का मोल प्रभाज विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलायक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, P बराबर P समानुपाती X। यदि हम क्या कहेंगे, जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है, Pa समानुपाती X से। अब समानुपाती को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लेंगे, Pa बराबर K इंटू एक्स, Pa बराबर K इंटू एक्स है, यह होगी समीकरण 1 जहाँ के कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम शुद्ध विलायक के लिए बात कर रहे हैं, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा, शुद्ध विलायक के लिए जो Pa है, Pa कितना होगा P0A, यानी एक स्थिरीय कांस्टेंट राशि होगी, क्यों एक स्थिर टेम्परेचर पर हो रहा कि टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, तो फिक्स टेम्परेचर पे जो Pa होगा शुद्ध विलायक के लिए Pa बराबर P0A। लेकिन हम बात करें शुद्ध विलायक के लिए तो XA बराबर हम क्या देखेंगे, हमने पढ़ा था XA प्लस XB बराबर 1, हमने पढ़ा था XA प्लस XB बराबर 1। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, हम कर रहे हैं शुद्ध विलायक की बात। शुद्ध विलायक की बात करें तो B तो इसके अंदर है ही नहीं, B तो हमने डाला ही नहीं, शुद्ध ओनली हमारा विलायक है, तो
एक्स ए प्लस के एक्स भी कितना होगा 0 बराबर 1, या एक्स ए कितना आएगा 1, तो एक्स ए बराबर कितना आएगा 1। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम एक्स ए की वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 में एक्स ए की वैल्यू रख देंगे तो पी ए बराबर कितना आएगा के, और पी ए का मान कितना था, अभी पी ए का मान कितना था पी नोट ए, यानी पी नोट ए बराबर कितना आएगा के, ये निकाला था हमने पी ए का मान पी नोट ए और एक्स ए का मान 1। जब हम यहाँ पे रखेंगे पी ए का मान रखा और हमने एक्स ए का मान रखेंगे, तो यहाँ पे एक देखो एक्स ए का जब मान रखा हमने तो पी ए बराबर कितना आया के, और जब हमने पी ए का मान रखा तो पी ए का मान कितना था पी नोट ए बराबर के। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स ए का, अब यहाँ पे अगर मैं के का मान रखूँ, के का मान कितना आया पी नोट ए, तो अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, के का मान रख देंगे पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, पी ए बराबर कितना आएगा पी नोट ए एक्स ए। अगर इसी प्रकार हमारे पास कोई विलय है और वो विलय भी हमारा वाष्पशील है, उसकी भी वाष्प बनती है, तो जो पी बी होगा इसी प्रकार पी बी कितना आएगा पी नोट बी एक्स बी। लेकिन आपने डाल्टन का 11th क्लास में पढ़ा होगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, जब दो विलायक होते हैं या कोई विलयन होता है, उसमें विलय और विलायक होते हैं, दोनों की वाष्प बन रही है, एक साइड से विलायक की वाष्प आई और एक साइड से विलय की वाष्प आई, एक ओर से विलायक की वाष्प आई और एक ओर से विलय की वाष्प आई, तो उन दोनों का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। मतलब कोई भी विलयन है, उनका जो वाष्प दाब होगा वो विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। यानी क्या बात कह रहा हो कि जो डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार क्या होगा, P बराबर पी ए प्लस के पी बी, P बराबर पी ए प्लस के पी बी, पी ए की वैल्यू होगी हमारे पास और पी बी की वैल्यू होगी, तो अब इसमें पुट कर देंगे हम, यानी P बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस के पी नोट बी एक्स बी। ये ही जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा शुद्ध अवस्था में, ठीक है, शुद्ध विलायक का और शुद्ध विलय के कुल योग के बराबर होगा। तो ये हमने पढ़ा राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। अब हम इसको एक ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि ग्राफ के द्वारा इस नियम को हम समझेंगे। देखो यहाँ पे इसका वाष्प दाब ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं कि एक्स से, जब विलायक का देख रहे थे एक्स से, उसके अंदर बी तो नहीं थी, एक्स से कितना था 1 और एक्स बी कितनी थी, एक्स बी कितना था 0। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि माना इसका वाष्प दाब ये था कि जो विलायक का वाष्प दाब था वो कितना था, यहाँ पे था, जो वाष्प दाब था वह ये था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि x से बराबर 1 था। जब क्या होगा, ये x से यहाँ पे इधर आएंगे हम, तो इधर आएंगे धीरे धीरे आते रहेंगे, तो जो x भी था x भी हमारा बनना शुरू होगा और x से हमारा
कम होना शुरू होगा। तो यहाँ से जैसे हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो जो XA था वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और एक कंडीशन पर वो ऐसे आएगा, एक कंडीशन पे ऐसे आएगा। जैसे हम इसको चलाते रहेंगे तो XA हमारा यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये कब हुआ, जब किसका निकाले हम, A का, यानी P बराबर कितना आएगा यो, P बराबर P नोट A XA, ठीक है। अगर हम कोई एक ऐसा जो B ले रहे हैं वो भी ऐसा ले रहा है जो भी वाष्प में परिवर्तित होगा कि मान लो कि वो इतना परिवर्तित हो रहा है, तो जैसे जैसे B बढ़ना शुरू होगा तो ये ऐसे 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 B हमारा बढ़ना शुरू होगा, B हमारा बढ़ना शुरू होगा। तो ये क्या होगा, PB बराबर P नोट B XB, और ये दोनों जहाँ पे ये मिलेंगे ये कुल विलयन का वाष्प दाब होगा, यानी कुल हमारा P होगा, यानी PA प्लस के PB, जो कुल होगा ये PA प्लस के PB होगा, यानी A घटना शुरू होगा और B बढ़ना शुरू होगा, और जहाँ पे टोटल मिलेगा वही टोटल विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी यह समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।